अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। चलो आ जाओ जी, आज हम पॉलीसेकेराइड्स को पढ़ते हैं और फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को। थोड़ा सा रिकॉल करें मोनोसेकेराइड्स को और ओलिगो को। तो मोनोसेकेराइड्स वो वाली शुगर्स हैं जिनमें सिर्फ एक सब यूनिट होता है पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन का। ओलिगोसेकेराइड्स वो वाली शुगर हैं जिनमें 2 से 10 सब यूनिट्स होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स वो वाली शुगर्स हैं जिनमें 10 से ज़्यादा सब यूनिट्स होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड या कीटोन के। तो एक डेफिनेशन ये हो जाएगी, हैविंग मोर देन 10 सब यूनिट्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड एंड कीटोन। एक और डेफिनेशन क्या हम कह सकते हैं पॉलीसेकेराइड की? पॉलीसेकेराइड्स आर द शुगर हैविंग मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स या कंपोज्ड ऑफ मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स। अच्छा, एक हम कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स आर पॉलीमर्स। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है? पॉलीमर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत सारे रिपीटिंग सब यूनिट्स से मिलकर बनी हुई है। तो पॉलीसेकेराइड्स पॉलीमर्स हैं मोनोसेकेराइड्स के। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं पॉलीसेकेराइड्स को डिफ़ाइन करने के। अब चलते हैं इनके स्ट्रक्चर की तरफ। डेफिनेशन से ही कुछ स्ट्रक्चर तो पता चल गया कि बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स हैं और फिर मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं और लंबी चेन्स बनाती हैं। ये एक दूसरे से ज्वाइन करती हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, आई बटन में उसका लिंक देती हूँ, अगर आपको नहीं पता तो वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने के बाद बहुत सारी लंबी चेन्स बनती हैं और ये चेन्स ब्रांच्ड भी हो सकती हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर होता है इनका, इसी वजह से इनका मॉलिक्यूलर वेट भी ज़्यादा हाई होता है। अब हम देखते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी कैसी होती है वाटर के अंदर। स्ट्रक्चर की बात की हमने, चूँकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है इनका, इसलिए वाटर में भी ये इतनी आसानी से डिज़ोल्व नहीं होते। बहुत कम पॉलीसेकेराइड्स हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं और वो भी उस वक़्त जब हम वाटर को हीट अप करते हैं। बट जनरली हम ये कहते हैं कि पॉलीसेकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट भी इनका नहीं होता, दे आर टेस्टलेस। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारी मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाती हैं तो उनकी अपनी इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लूज हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो कोई टेस्ट नहीं देती। वरना हमने देखा था कि मोनोसेकेराइड्स का तो टेस्ट होता है, दे आर स्वीट इन टेस्ट, लेकिन पॉलीसेकेराइड्स बिल्कुल ही टेस्टलेस होते हैं। अब चलते हैं और देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स की कुछ एग्जाम्पल्स को। पहली एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च वो वाली पॉलीसेकेराइड है जो टोटली ग्लूकोज से बनी हुई है। बहुत सारी ग्लूकोज एक दूसरे से जुड़ती रहती हैं, लंबी चेन्स बनती हैं। स्टार्च के स्ट्रक्चर की बुनियाद पे ही इसकी 2 टाइप्स हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वो वाली टाइप है जिसमें चेन्स बिल्कुल अनब्रांच्ड होती हैं, सीधी सीधी होती हैं, कोई ब्रांचिंग नहीं है। अमाइलोज थोड़ा सा सिंपलर होता है, इसीलिए ये वाटर में सोलबलाइज भी हो जाता है, लेकिन वाटर को हीट करना पड़ता है। जबकि अमाइलोपेक्टिन को देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है उसका, उसके अंदर चेन्स की बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो चुकी है, इसलिए ये वाटर के अंदर डिसॉल्व भी नहीं होता। अक्रंस को देखते हैं। स्टार्च के बारे में आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर होती है। प्लांट्स के सीड्स में, कुछ ग्रेन्स में, कुछ फ्रूट्स में भी स्टार्च मिलती है और जो ट्यूबर्स हैं, खास तौर पे पोटैटो ट्यूबर्स, वो तो टोटली स्टार्च से बने हुए हैं। आयोडीन टेस्ट के बारे में देखते हैं, ये क्या चीज़ है। ये एक टेस्ट है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीसेकेराइड्स को। अगर मुझे कोई सब्सटेंस दिया जाता है कि आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, मेरे पास एक तरीका होता है आयोडीन टेस्ट का। हम उस सब्सटेंस पे थोड़ा सा आयोडीन डालते हैं, अगर उसने ब्लू कलर दिया तो मैं कहूँगी कि ये स्टार्च है। स्टार्चेस ब्लू कलर देती हैं आयोडीन के साथ, लेकिन सारी पॉलीसेकेराइड्स ब्लू कलर नहीं देती, ये स्टार्च के पास ही खसूसियत होती है। आगे चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ और वो है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है। ये टोटली ग्लूकोज से बनी हुई है, बहुत सारी ब्रांचिंग होती है इसकी चेन्स में, तो फिर सॉल्युबिलिटी भी जाहिर है अमाइलोपेक्टिन के जैसी ही होगी, ये भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होती। अक्रंस देखते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि ग्लाइकोजन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होते हैं। कभी भी कोई ग्लाइकोजन आपको प्लांट के अंदर नहीं नजर आएगा। एनिमल्स के अंदर कहाँ पे होती हैं? मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो जाता है, हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, तो फिर उसको स्टोर कर दिया जाता है ताकि कभी बाद में यूज़ कर लें। तो ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है ग्लाइकोजन की शक्ल में। चूँकि ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टार्च के जैसा होता है,
लेकिन ये मौजूद सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होती है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। इसके बाद है आयोडीन टेस्ट। तो ग्लाइकोजन का आयोडीन टेस्ट अगर हम करें तो ये रेड कलर देते हैं। मुझे तो ये रेड कलर वाली बात बड़ी आसानी से याद रहती थी, क्योंकि मैंने एसोसिएट किया हुआ था इसको इस बात से कि चूंकि एनिमल्स में रेड कलर का ब्लड होता है, तो इसीलिए ग्लाइकोजन भी रेड कलर देती है आयोडीन से। बस ऐसे ये छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं बातों को दूसरी बातों के साथ एसोसिएट करके याद रखना, तो आप भी कर लिया करें, क्योंकि जो इस तरीके से बात याद रह जाए वो फिर काफ़ी लंबे अरसे तक हमारी मेमोरी में रहती है। आगे चलते हैं और सेलुलोज के बारे में देखते हैं। ये वो वाली पॉलीसेकेराइड है जो टोटली ग्लूकोज से बनी हुई है। तो देखिए, आपकी खुशकिस्मती है कि आपके सिलेबस में सिर्फ वो ही पॉलीसेकेराइड्स शामिल की गई हैं जो टोटली ग्लूकोज से बनी हुई है। हालांकि और भी बहुत सारी पॉलीसेकेराइड्स ऐसी होती हैं जो ग्लूकोज के अलावा दूसरी मोनोसेकेराइड्स से भी मिलकर बनती हैं, तो उनको याद रखना काफ़ी मुश्किल होता है। खैर, इसकी सॉल्युबिलिटी भी बाकियों जैसी ही है, इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। और अकरेंस की बात, इसके अकरेंस तो आपको शायद पहले से ही पता होगा, क्योंकि बचपन से हम यही सुनते आते हैं कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज होती है सेल वॉल में। प्लांट्स के हर सेल में ही सेल वॉल होती है, तो इसका मतलब है कि प्लांट्स के हर सेल में ही सेलुलोज होती है। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि सेलुलोज इस नेचर में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली शुगर है, तो ये बात गलत नहीं होगी। एक बात सेलुलोज के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग है कि एनिमल्स तो प्लांट्स को खाते हैं, घास खाते हैं, यानी सेलुलोज को खाते हैं और उसे डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन हम ह्यूमन ऐसा नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर वो एंजाइम्स नहीं हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होते हैं। वैसे तो एनिमल्स के अंदर भी नहीं है, लेकिन एनिमल्स ने अपनी गट के अंदर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रखा हुआ है जो सेलुलेज प्रोड्यूस करते हैं। सेलुलेज एक ऐसा एंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अच्छा, अगर आयोडीन टेस्ट के बारे में देखें तो सेलुलोज आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं देता। तो इसका मतलब है कि अगर हमने ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च को डिफरेंशिएट करना हो तो हम बड़ी आसानी से आयोडीन टेस्ट की मदद से कर सकते हैं। बस यही सारी बातें हैं पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। एक बात मैंने आपसे करनी थी और वो ये है कि मोनोसेकेराइड्स को जब हम पढ़ रहे थे, उनकी अकरेंस की बात हो रही थी, तो हमने कहा था कि ये पॉलीसेकेराइड्स के अंदर मौजूद होते हैं। खासतौर पे ग्लूकोज के बारे में हमने बात की थी कि ये पॉलीसेकेराइड के अंदर मौजूद होता है। तो शायद आज आपको वो बात बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। इन तीनों में से किसी को भी अगर हम तोड़ेंगे तो हमें ग्लूकोज ही मिलेगा। ग्लूकोज का एक सोर्स है ये पॉलीसेकेराइड्स। या अगर अकरेंस की बात करें ग्लूकोज की अकरेंस की, तो हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड्स इन कंबाइंड फॉर्म, यानी कंबाइन होके। आज के लिए बस इतना ही है, और थोड़ा बहुत हमें सपोर्ट किया करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे और मेरी टीम को। अल्लाह हाफिज़।